अहम केसेस जैसे जमातुल दावा के सरबरा हाफिज सईद और दीगर रहनुमाओं के हवाले से केसेस जिस पर अमेरिका को बहुत से तहफुजात रहे हैं, जिसको भारत लेकर हमेशा से लॉबिंग करता रहा है, काम था। और जो उनका रवैया था उस पर ऑपोजिशन का बैठ जाना और मुश्किल काम था। तो जो इन्होंने लेजिस्लेशन की वो आपको पता है कैसे की, वरना तो इनकी तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगी हुई थी। तो उसमें जब आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि उनको सजा हुई, उनके जो तंजीम उनके लोगों पर केसेस हुए, तो ये भी तो एक टर्निंग पॉइंट था कि फैटफ इस नतीजे पर पहुंचता कि पाकिस्तान ने अमल दरामद कर लिया है। हमेशा भारत ने इन केसेस को लेकर, हाफिज सईद को लेकर बहुत ज्यादा लॉबिंग की है पूरी दुनिया में। बेशक मैं इसका ये चीज से मैं एग्री करता हूँ कि हमने स्टेप जरूर लिए हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये फैटफ के प्रेशर का ही नतीजा है कि हमने ये करना है, या आप समझते हैं कि हमारी सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत ने अब ये फैसला कर लिया है कि इस तरह के इल्जामात अब पाकिस्तान पर नहीं लगने चाहिए? ये तो बहुत जरूरी बात है कि हमें जो भी हमारी क़यादत है, सियासी क़यादत है या अस्करी क़यादत है, इनको ये पॉलिसीज कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। बिकॉज हमें दूसरी तरफ से भी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, IMF की तरफ से मसाइल हैं। और ये भी याद रखें कि पिछले कुछ दिनों पहले UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसमें भी हिंदुस्तान और अमेरिका ने फिर कोशिश की थी कि पाकिस्तान के कोई ग्रुप्स को लिस्ट किया जाए, और इस पे चीन ने हमारी फिर मदद की उधर भी। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा और इसके ऊपर हमें अपने जो इक़दाम हैं उनको कंटिन्यू करना होगा और इनको परसू करते रहना होगा। इस पर कोई लेट डाउन या कम डाउन नहीं होनी चाहिए। और तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है, कहा जा रहा है कि पसे पर्दा जो है ये सब बातचीत चल रही है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई नेगेटिव असर होना चाहिए, क्योंकि हमारी कोशिश तो ये है कि तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उससे जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है उसको ख़त्म किया जाए। और मैंने कंडीशंस तो नहीं देखे कि किस कंडीशंस पर हम उनके साथ कुछ मुआहदा, अभी भी मुआहदा कोई हुआ नहीं, सिर्फ सीज फायर का एक टेम्पररी एक मुआहदा है। लेकिन उसमें देखना होगा कि हम जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई थी पाकिस्तान में, उनके खिलाफ क्या इक़दाम हम लेते हैं। अगर हम उनको खुली छुट्टी दे देते हैं तो फिर उसका असर होगा ना सिर्फ FATF जैसी चीजों पे, लेकिन हमारी अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर, इंटरनल सिक्योरिटी पर उसका बुरा असर। जैसे अभी जिक्र किया गया कि 2018 में एक एक्शन प्लान था, उसमें 27 नुकात थे। फिर एक और एक्शन प्लान 2021 में आया, उसमें 7 इजाफी नुकात थे। तो ये टोटल में कोई 34 नुकात बन गए। अब वो जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लायंस, यानी कि जो नुकात दिए गए थे वो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने पूरे कर दिए हैं, उसको FATF ने एक्सेप्ट कर लिया है कि कंप्लायंस हो गई है। अब वो दूसरा मरला आता है वेरिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस का, कि हमने वेरीफाई करना है, तस्दीक की जाएगी, और उस तस्दीक जो आपने जिक्र किया उसके नतीजे में एक ऑन साइट मिशन कहलाता है कि एक मिशन FATF पाकिस्तान भेजेगा और वो ऑन साइट आके चेक करेगा कि जो क्लेम पाकिस्तान ने डाले हैं कि हमने पूरे कर दिए हैं, उनकी तस्दीक की जाएगी, उनकी वेरिफिकेशन होगी, और फिर वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है ये वापस FATF के पास जमा करवाई जाएगी और उसके नतीजे में ये फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना। ये प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, क्योंकि शुरू में हमें बताया गया था कि जो एक्शन प्लान 2018 है उसके 27 नुकात में से 26 पूरे हो गए हैं, और जो 2021 का एक्शन प्लान है उसके 7 में से 6 पूरे हो गए हैं। लेकिन अब FATF ने ये डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने टर्म इस्तेमाल की है सब्सटैंशियल कंप्लीशन, यानी कि तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं और 34 के 34 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अब ये इंतजार है कि वो ऑन साइट मिशन जो है वो पाकिस्तान आए और उसके बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और उसके बाद
हतमी फैसला किया जाए। फारूक साहब, यहाँ पर एक बात जानना हम सबके लिए बड़ा अहम है, क्योंकि जितनी पॉलिटिकल डिबेट इसके गिर्द हो रही है उसको सामने रखते हुए पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में जाना या फिर इससे बाहर आना, अवामिल या फैक्टर्स खालिस्तान हम कहें टेक्निकल हैं, उनकी नेचर आलमी सियासत और सिफारतकारी मैटर करती है। तो अगर आप परसेंटेज वाइज रखेंगे तो कितना आपका टेक्निकली उसको अचीव करना इंपॉर्टेंट है और फिर कितनी परसेंटेज किए हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये इकदाम के बगैर ये FATF इस फैसले पर नहीं पहुंचती कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया जाए, लेकिन जो खत्मी फैसला होगा वो होगा जब इनकी टीम आएगी और ऑन द ग्राउंड वो चेक करेंगे और देखेंगे कि जो हम क्लेम कर रहे हैं या जो इकदाम हमने लिए हैं उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है और उन पर अमल किया जा रहा है। उसके बाद ये फैसला होगा कि हमें ग्रे लिस्ट से हटाया जाए या नहीं। तो अभी पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक ये टीम का फैसला नहीं आता तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस ग्रे लिस्ट से हट गए हैं। तो किन एरियाज में आपको लगता है कि डाउट है, जिसमें काम करना बाकी है या कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से एक दफा फिर से खुदा ना ख्वास्ता ये हो सकता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए? ऐसे कौन से एरियाज आपके ख्याल में बाकी हैं जिन पर मुकम्मल काम नहीं हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज थे वो उन इश्यूज के ऊपर ये देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और टेरर फाइनेंसिंग के बारे में भी। कुछ टेररिस्ट जो थे जिनके खिलाफ लीगल एक्शन लेना था जो शुरू हुआ है, उसका नतीजा क्या निकलता है उस पे। तो ये सारी चीजें दोनों टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज के ऊपर वो एग्जामिन करेंगे कि हमने ऑन द ग्राउंड। लेकिन ज़मीर अकरम साहब, एस्टैब्लिशमेंट कोर और फिर उसके बाद नेशनल हुकूमत जो थी, गवर्नमेंट जो थी, जो भी थी, उन्होंने जिस तरह से काम किया और फिर उस पर जो कंक्लूड हुई, जिस तरह से जर्मनी की वजीर खारजा भी खुद यहाँ आई और फिर जो कुछ उसमें आखिरी चीज हो सकती थी जिसकी जितनी जरूरत थी वो कर ली गई। इस वक्त ये तो नहीं हो सकता कि 2 महीने की हुकूमत ने ही सारा काम किया हो। जब 2 महीने की हुकूमत मईशत नहीं बिगाड़ सकती तो ये काम भी नहीं कर सकती। ये काम जितना हमारे हिस्से में था वो ही किया है। जो हिस्से आपकी पॉलिटिकल और सिफारती तौर पर डिप्लोमेसी मैटर करती है, इसमें ये खास परसेंटेजेस लगाना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप मुझे पुश करेंगी, मजबूर करेंगी तो नहीं, मैं आप उसके बगैर कहते हैं जी मैं ये फिर उसका जवाब ये दूंगा कि शायद 70% टेक्निकलिटीज हैं, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि कितने नुकात आ रहे हैं टारगेट के अंदर, और जब वो मुकम्मल कर दिए जाते हैं फिर एक बड़ी सीरियस किस्म की जो है सफारती कोशिश जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट वो चाहिए होती है। देखिए 4 डिफरेंट स्टेजेस आती हैं इस सारे प्रोसेस के दौरान। सबसे पहले तो कानून साजी करनी होती है। कानून साजी के बाद जो है वो इदारे बनाने होते हैं जो उस कानून साजी पर अमल दरामद। तीसरी फेज आता है जिसमें प्रोसिक्यूशन है, आपने केसेस चलाने हैं, और चौथी और फाइनल स्टेज जो होती है वो कन्विक्शन की होती है कि आपने सजा दिखाना है कि आपने कितने लोगों को सजा दी। तो पहली 3 स्टेजेस जो हैं वो पिछले कुछ सालों में मुकम्मल की गई हैं। कन्विक्शन के ऊपर, सजा देने के ऊपर हुकूमत जो है वो कमजोर रही है। जो टेक्निकलिटीज हैं वो सारी की सारी आप समझिए कि बेशतर जो हैं वो पिछले 3.5-4 साल जो PTI की हुकूमत थी उसके दौरान कंप्लीट की गई हैं। और फिर हमने देखा कि पिछले कोई 8 हफ्तों में एक बहुत ही सीरियस किस्म की जो सफारती कोशिशें थी, जिसमें मैं समझता हूँ कि वजीर खारजा जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन्वॉल्व थे, हिना रबानी खर साहिबा इन्वॉल्व थी, उसमें बहुत हद तक जो है वो नवीद कमर साहब भी इन्वॉल्व हो गए थे। उससे पहले हमाद अजहर साहब की जो लीडरशिप में जो कमेटी कायम की गई थी, बहुत सारी टेक्निकलिटीज उन्होंने पूरी की। ठीक हो गया। तो जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कोरा न्यूज़ इंडिया चैनल पर। पाकिस्तान पिछले कई सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है और अभी जर्मनी में FATF की मीटिंग भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला गया है। हाफिज सईद जैसे लोगों पर अब पाकिस्तान मीडिया अपना माथा पटक रहा है। IMF ने भी अब कर्जा देना बंद कर दिया है। पाकिस्तान के बुरे हाल चल रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई से जनता का बुरा हाल है और पाकिस्तान का मीडिया इसे भी इंडिया की साजिश बताता है। पहले पाकिस्तान को वहाँ की आर्मी ने डुबोया, फिर इमरान खान साहब आए तो उन्होंने भी पाकिस्तान को अच्छे से लूटा।
पाकिस्तान का खजाना खाली हो चुका है, मगर पाकिस्तान का कश्मीर का प्यार अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपको पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो आगे भी ला सकूँ। जय हिंद।